नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और साथ में है अंशुमान तिवारी। ये है खर्चा पानी, रोजाना की इकोनॉमिक बुलेटिन समझ लीजिए इसको। जो बड़ी खबरें आ रही हैं इकोनॉमी के मोर्चे पे, और अब बजट आने वाला है 1 तारीख को, तो कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं, कई सारे प्रोजेक्शन आ रहे हैं। आईएमएफ ने कई सारी बड़ी बातें कह दी हैं और इन सब पर हम बातचीत करते हैं खर्चा पानी में। और अंशुमान जी, खर्चा पानी पे चलने के पहले हम लोगों का जो पहला एपिसोड या दूसरा एपिसोड था खर्चा पानी का, वो शेयर मार्केट के पूरे खलबली पे था। 50,000 से ऊपर गया था। मतलब कुछ पार्टियों ने, सत्तारूढ़ पार्टियों ने ट्वीट भी कर दिया था कि इकोनॉमिक पॉलिसी के 50,000 के ऊपर है। लेकिन अब शेयर मार्केट, उस समय भी हमने प्रिडिक्ट किया था कि शेयर मार्केट एक बहुत वोलेटाइल सिचुएशन में रहता है, उस पर इतना ज्यादा इसरार, इतना ज्यादा भरोसा नहीं टिकाना चाहिए। अंशुमान जी, काफी टूट गया 47,000 के। कल तो 47,000 पर क्लोज हुआ था मार्केट लगभग। हाँ, आज भी मार्केट खर्चा पानी के संस्करण में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं और पिछली बार भी जो हमने कहा था कि शेयर मार्केट में फैट टेल्स बन रही हैं, सतर्क रहें, अपने अपने मुनाफे बचाते हुए चले, जो कि सामान्य रूप से शेयर बाजार का स्वभाव होता है। आज अगर हम जोड़ लें कि अभी तक की जो गिरावट है वो करीब 500 से 600 पॉइंट के आसपास की है, तो शेयर बाजार में एक तीखी और तेज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। इसमें ये जो गिरावट है, इसमें के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं, जिसके बाद हम प्रमुख खबरों पर चलते हैं। पहले चीज तो है कि आमतौर पर हम प्री बजट रैली देखते हैं, पर ये प्री बजट सेल आया है जो पुरानी परंपरा के आगे के से अगेंस्ट है। इसका मतलब यह है कि बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों को, इसलिए लोग मुनाफे निकालकर वेट करना चाहते हैं कि बजट के बाद अर्थव्यवस्था की क्या दशा होगी और वो दोबारा बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहली चीज ये। और दूसरी चीज है, किसी के साथ रिजल्ट का सीजन शुरू हो रहा है, यानी कंपनियों के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें मिक्स बैग आने की संभावना है। बहुत अच्छे नतीजे आने की संभावना नहीं है। कुछ कंपनियों के, कुछ सेक्टर्स के नतीजे अच्छे होंगे, कुछ के खराब होंगे, एक तरफा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। तो लोग अपने नुकसान हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बाजार इस ऊंचाई तक जा चुका है कि वहां से उसे नीचे आना और मुनाफा वसूली होना उसमें स्वाभाविक थी। इसलिए शेयर बाजार, अगर शेयर बाजार की गिरावट को बजट से किसी स्तर पर जोड़ा जाए, तो शायद बाजार अपने आप को सुरक्षित करके, हेज करके चलना चाहता है। वो बजट से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं बांध रहा है, जैसी कि बात हमने 50,000 सेंसेक्स जाते समय सुनी थी कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बदलाव हैं, इसलिए शेयर बाजार ऊपर गया है। इसलिए बजट तक बाजार की वोलेटिलिटी से बचकर रहना पड़ेगा और सतर्कता के साथ तो बाजार में निवेश करना होगा। और अगर आपके पास अच्छे मौके हैं तो आप शेयर बाजार में निचली कीमतों पर प्रवेश करने की तैयारी करें। और जिस तरह से शेयर बाजार डिप कर रहा है सर, लग तो नहीं रहा है कि 1 फरवरी के बाद भी शेयर बाजार इतनी मुस्तैदी से फिर से चढ़ाई चढ़ेगा। वो स्टेबल होने की प्रैक्टिस है ये सर? चिंताएं क्या है समझना मुश्किल, अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिखा सिद्धांत हमको पिछले 1 हफ्ते के अंदर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं आया, जिसके कारण एकदम सडनली मार्केट में सेशन बाय सेशन, आज चौथा 5वां सेशन है, लगातार गिरावट होती जा रही। तो क्या बजट को लेकर बाजार आशंकित है? क्या राजकोषीय घाटे के आंकड़े को लेकर बाजार को कुछ चिंता समझ में आ रही है? या बाजार को यह लग रहा है कि बजट में कुछ नए टैक्सेशन आ सकते हैं जो शेयर बाजार के मूड को, सेंटीमेंट को प्रभावित करेंगे, या कंपनियों पर किसी नए तरीके के टैक्सेशन आ सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो दलाल स्ट्रीट की गलियों में या दलाल स्ट्रीट के हलकों में टहल रहे हैं, जिनका सामूहिक रूप से असर हमें बाजार की में इस बिकवाली में दिखाई दे रहा है। पर बिकवाली का जो टॉप लाइन है वो ये है कि चूंकि बाजार इतना चढ़ चुका था कि मौका था निकलने का, लोगों ने पैसे बेचकर अपने आप को मुनाफा वसूल लिया। एग्जैक्टली। चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो हमारी सबसे बड़ी खबर भी अक्सर कह सकते हैं इसको। अंशुमान जी, लंबे समय तक इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की चीजें दिखाई दे रही थी। कई सारे एसेट्स जो हैं प्राइवेटाइज किए जा रहे थे। एसेट मोनेटाइजेशन एयरपोर्ट्स के नाम पर हम लोगों ने देखा पिछले साल 2020 में कई समय पे। इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएसयू जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन के लिए पॉलिसी शायद पास कर ली गई है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, एक निजीकरण की एक पॉलिसी आने वाली है इंडिया में, और उस पॉलिसी के तहत सब कुछ रोल आउट किया जाएगा। पहली टिप्पणी अंशुमान जी। ये एक बड़ा सुधार होने वाला है और मुझे लगता है कि जिस तरीके की खबरें हम सुन रहे हैं कि कैबिनेट से कोई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पास हुई है, उसका नाम प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है या नहीं हमें ये नहीं पता है,
क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नाम से सुधार करने की हिम्मत पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाई थी। और वाजपेयी के दौर में आधिकारिक रूप से भारत में प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई थी, यानी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने की नीति। इसके बाद की कोई भी सरकार, यहां तक कि मोदी सरकार भी अपने पिछले 6-7 सालों के कार्यकाल में प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सशंकित रही है। निजीकरण नहीं होने देंगे, कई बार कोशिशें इस तरीके की चर्चाएं तो आई, पर सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कहा कि हम निजीकरण करेंगे। और इसलिए जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का पिछले सालों में, उसमें ज्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा हुआ कि एक पब्लिक सेक्टर ने दूसरे पब्लिक सेक्टर को खरीद लिया, या पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेच दी गई और शेयर बाजार में लोगों को उसकी हिस्सेदारी दी गई। चर्चा यह है कि केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की घोषणा कर सकती है या बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपक्रमों को के निजीकरण की, इसमें कौन से उपक्रम होंगे हमें पता नहीं है, ये ला सकती। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा हमने पिछली बार जब की थी, जब हमने बताया था कि शेयर बाजार बढ़ रहा है और डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके का रेवेन्यू शॉर्टफॉल इस बार हमें दिखाई दे रहा है, इस बार बजट में 5-5.5 लाख करोड़ का, अगले साल भी रेवेन्यू में बड़ी ग्रोथ नहीं आनी है। उस परिस्थिति में सरकार के पास केवल अब एक ही रास्ता बचा है कि वो सरकारी कंपनियों का निजीकरण करे, उन्हें निजी कंपनियों को सौंपे, चाहे उन्हें आउटराइटली स्ट्रेटेजिक सेल करके एक कंपनी को एक ही कंपनी को दे दिया जाए, जैसे पहले निजीकरण होते थे कि हमने विदेश संचार निगम को टाटा को दे दिया गया और आईपीसीएल को रिलायंस को दे दिया गया, उस तरीके के निजीकरण हो, या हिस्सेदारी को टुकड़ों में पैक करके शेयर बाजार में बेचा जाए। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ेगी, और ये बताता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि राजस्व के दबाव ऐसे हैं, टैक्स लगाने की सीमाएं सीमित हैं, इसलिए अब एसेट सेल के जरिए आगे बढ़ने की बात की जाएगी। और हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि दीपम, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट है, उसने एक लंबी लिस्ट एसेट सेल्स की पहले से बना रखी है, जिस पर पिछले साल मार्च से काम चल रहा है कि किन किन कंपनियों के कौन कौन से हिस्सों को किन किन उसमें यहाँ तक कि रेलवे लाइंस भी हैं, उसमें एक्सप्रेसवे के टुकड़े भी हैं, उसमें कुछ पोर्ट के हिस्से भी हैं, उसमें कुछ सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं। तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी सरकार की मेज पर बजट से पहले पहुंच चुकी है, बड़े पैमाने पर निजीकरण शुरू करने की, या सरकारी कंपनियों में, और उसमें बैंक भी हो सकते हैं, उनमें हिस्सेदारी बेचने की। अब बजट में अगर उसकी घोषणा होगी तो उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी, सरकार कितना लक्ष्य रखेगी, रणनीति क्या होगी, कंपनियों को कैसे बेचा जाएगा, स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए कौन सी कंपनी बिकेगी, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होकर कौन सी कंपनी बिकेगी, बैंकों के जरिए किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदवाई जाएगी, ये चीजें हमें बाद में पता चलेंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम एक बड़े सुधार को, एक बड़े रिफॉर्म को, और बड़े विवादित रिफॉर्म को, जिस पर तमाम बहस होगी, इसे आता देखेंगे। अब इसकी टाइमिंग का इशू है, जहां पॉलिटिक्स भी समझना जरूरी हमारे है, क्योंकि ये मंदी का दौर है। इस मंदी के दौर में जब आमतौर पर लोगों में निजी क्षेत्र को लेकर थोड़ी आशंका है, क्योंकि नौकरियां गई हैं, तो उसे राजनीतिक समर्थन मिलेगा क्या? और सरकार का स्टेप थोड़ा पुशी देखा जाएगा, पुशी स्टेप की तरह देखा जाएगा। पुश कितना होगा ये देखना होगा। लेकिन अगर आप सरकार के बजट के नजरिए से देखो तो सरकार के पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है केवल सार्वजनिक कंपनियों की हित में हिस्सेदारी बेचने के अलावा, नहीं तो अगले साल बजट सरकार के रेवेन्यूज को संभालना मुश्किल होगा। ये आपने पिछले साल भी कहा था अंशुमान जी, मतलब अक्टूबर 2020 के अर्थात में मुझे याद आता है, हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि सरकार के पास पैसा है नहीं, उनको फंड्स जुटाने हैं और सरकार इस तरह से काम करेगी। और मैं सोशल मीडिया पोस्ट कुछ देख रहा था, उनको पढ़ते हुए कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आईपीओ की लिस्टिंग और शेयर मार्केट में लिस्टिंग करके उस तरह से शायद बेचने से ज्यादा सरकार प्रेफर करेगी कि इसको स्ट्रेटेजिक सेल के लिए इसको निकाला जाए, कंपनियों को, पीएसयूज को। अब ये देखना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक सेल, ये हालांकि ये थोड़ा सा थॉट है, ये कंपनियों पे निर्भर करेगा कि स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब ये है कि आप किसी सरकारी कंपनी में 50%, 45%, 50% हिस्सेदारी किसी दूसरी कंपनी को बेच दें। ऐसे भी सेल्स हमने भारत में देखे हैं। हमने बाल्को का प्राइवेटाइजेशन ऐसे ही देखा, मॉडर्न फूड का प्राइवेटाइजेशन ऐसे ही देखा, विदेश संचार निगम का निजीकरण इस तरह से हुआ, और हमने इस तरह से भी देखा कि गेल जैसी कंपनियों या ओएनजीसी जैसी कंपनियों के आईपीओ लिस्ट कराए गए। एक चीज यहां देखने वाली बात है कि शेयर बाजार के अगले साल सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम को मदद देने की स्थिति में होगा क्या? शेयर बाजार में इतनी दम बचेगी 50,000 तक छूने के बाद कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बाजार में एपेटाइट ला सके, या फिर सरकार को मिक्स बैग की तरह कुछ बड़ी कंपनियों के हवाले करना होगा, और उसके पीछे राजनीतिक साहस कितना होगा और उसके राजनीतिक समर्थन या विरोध की क्या स्थिति बनेगी, ये हमें देखना होगा। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर यह है कि अगर आप
कहेंगे ना पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो बजट के पांव आपको इसमें दिखने लगे हैं कि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल के कारण सरकार को प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के बिना अब आने वाले समय में काम नहीं चलने वाला। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं अंशुमान जी, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सरकार, एक तो मतलब मुझे ट्रिलियन शब्द सुनते ही मुझे एक आध साल पहले का बजट याद आता है, जिस समय ट्रिलियन शब्द को एक ट्रिविया की तरह लेकर आया गया था लोगों के बीच में, इकोनॉमी का टारगेट रखा गया था। अब लेकिन अब 3 ट्रिलियन रुपए, जिसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें और कायदे से अगर सही कन्वर्ट कर रहा हूं तो 3 लाख करोड़ रुपए होते हैं, सरकार पावर सेक्टर के लिए लेकर आ रही है अंशुमान जी। पावर सेक्टर के लिए ला रही है, और ये पुरानी मतलब ये नई बहस नहीं है। दिसंबर 2020 में भी इसकी चर्चा हुई थी कि 3 लाख करोड़ रुपए पावर सेक्टर में आएंगे, और ये आरके सिंह पावर मिनिस्टर हैं, आरके सिंह ने भी पिछले साल कई मौकों पे कहा था, कई खबरें दिखाई देती हैं, आरके सिंह ने साफ साफ कहा था कि पावर सेक्टर को इस तरह के बूस्ट की जरूरत है। और इस 3 लाख करोड़ में से 60,000 करोड़ लगभग कॉर्पस सरकार की तरफ से होगा, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो सरकार लगातार मदद ले रही है, बचा हुआ हिस्सा उस वहां से आने वाला है। कहाँ जाएगा सर पैसा ये? पहली चीज तो ये कि जब हम ये लाख, जो बड़े आंकड़े के आप जिक्र करते हैं ना, जब सरकार कहती है कि हम 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अब हमारे देश के में जो बजट को करीब से देखने वाले लोग, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट नहीं सरकार करती है, केवल योजना बताती है। और अंततः जब आप उसके भीतर जाके देखते हैं तो ये पता चलता है कि सरकार लगाएगी उसमें 20,000 करोड़, और बाकी बचा हुआ बैंक से, प्राइवेट सेक्टर से आएगा। तो ये सरकार के बजट से जाने का 3 लाख करोड़ तो सरकार के पास बजट में है भी नहीं जो वो पावर सेक्टर को दे सके। उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि 60,000 करोड़ हम लगाएंगे, बाकी तो बाहर से आएगा। हाँ, और 60,000 करोड़ भी सरकार एक बार में नहीं लगाएगी, 2-3 साल में लगाएगी। क्योंकि ये प्लान 3-4 साल में फैला हुआ है। तो ये मत मानिए कि इस साल 3 लाख करोड़ एकदम पावर सेक्टर में आके गिरेगा, बजट से निकल के चेक साइन हो जाएगा और पावर सेक्टर बूम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। और ये चीजें बजट की समझदारी या बजट की लिटरेसी के तौर पर, हमारे एक जागरूक देश को बजट की लिटरेसी के तौर पर समझना चाहिए कि सरकार जो आंकड़े उछालती या फेंकती है, उनकी वास्तविकताएं क्या होती है, वो एक्चुअली होते क्या है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। पर ये रिफॉर्म महत्वपूर्ण है, ये सुधार महत्वपूर्ण है। इस सुधार की जो मंशा है, अगर ये जमीन पर उतरता है, क्योंकि बिजली क्षेत्र के सुधारों के मामले में सिद्धांत हमारे पास बहुत मिक्स रिकॉर्ड रहा है। भारत में सबसे पहले बिजली सेक्टर में सुधार शुरू हुए थे। सबसे पहला कमीशन, जो सबसे पहला रेगुलेटर था, वो बिजली क्षेत्र में उड़ीसा में बना था। लेकिन बिजली क्षेत्र के सुधार हमेशा उलझते रहे, पटरी से उतरते रहे। मैं अजीब सा देश है जहां पर बिजली का प्रोडक्शन प्राइवेटाइज है, कीमतें सरकारें और रेगुलेटर मिलकर तय करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के हाथ में है, और इसलिए हर 5 साल बाद, 10 साल बाद बिजली कंपनियों को सरकार को बेल आउट करना पड़ता है। और अभी हमने देखा कि आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान जो सबसे बड़ी एकमुश्त रकम किसी एक सरकारी क्षेत्र को मिली, तो बिजली क्षेत्र की। बिजली क्षेत्र को दूसरा बेल आउट पैकेज दिया गया। और जब सरकार सत्ता में आई थी, मोदी सरकार, तो उसने 2014 में उदय स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें बिजली बोर्डों पर जो बकाया कर्ज थे उनको ट्रांसफर किया गया था, और उन्हें एमॉर्टाइज करने की या उन्हें कम करने की कोशिश की गई थी। ये जो प्लान है ये महत्वपूर्ण है, इसे समझना जरूरी है। अगर ये सुधार होता है तो ये भारत के बिजली क्षेत्र के एक लंबित सुधार की तरफ बढ़ने की दिशा में कदम होगा। बिजली क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सुधार सिद्धांत इस समय लंबित है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। हमें याद होगा, अर्थात में हमने दिल्ली के चुनाव के बाद बिजली दरों पर एक चर्चा की थी, और हमने बताया था कि भारत में बिजली सस्ती क्यों नहीं है, जबकि बिजली दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादकों में है। दुनिया में तीसरी चौथी सबसे बड़ी पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सबसे बड़ा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। फिर भी हम भारत में इतनी महंगी बिजली क्यों देते हैं? क्योंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स उसका एक बड़ा चैलेंज है। डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स में जो बिजली की दरें जिस तरह से तय की जाती हैं, उन दरों के कारण हमारे यहाँ भारत में, अगर आप कल हिसाब लगाएं तो 2010-11 के बाद से बिजली की कीमतें लगातार बढ़ती चली गई। उत्पादन बढ़ा तो कीमतें बढ़ी, खपत बढ़ी है तो कीमतें बढ़ी हैं। ये सुधार शायद जो इसका मोटा मोटा प्रारूप हमें मिल पा रहा है, वो ये है कि ये बिजली में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज हैं, यानी जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिसमें बिजली बोर्ड जिनको हम कहते हैं, या जो विद्युत निगम हैं जिनके जरिए बिजली बांटी जाती है, इन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए, इनकी कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए, इनके नेटवर्क को ठीक करने के लिए और इन्हें सक्षम बनाने की दिशा में ये सुधार होगा। अब यहाँ 2-3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें बजट से मिलेगा, या बजट के बाद जब सरकार बिजली सुधारों का पूरा खाका तय करेगी तब हमें मिलेगा। हमें ये जानना होगा कि क्या भारत में बिजली दरें प्रतिस्पर्धी बनाई जाएंगी, क्या बिजली दरों का ढांचा ठीक होगा, बदलेगा। जिस तरीके की बिजली दरें हम देखते चले आ रहे हैं कि
एक बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट आपसे ली जाती है, जिसके जरिए बिजली कंपनियां अपना घाटा पूरा करती हैं, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपको अलग से दी जानी पड़ती है। जैसे कि आप टेलीफोन का रेंटल देते हैं, वैसे ही बिजली में फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आप देते हैं। क्या वो सुधार आएगा इसमें? दूसरी चीज क्या है कि हम कब तक आखिर बिजली बोर्डों के घाटों से परेशान होते रहेंगे? हर 5 साल बाद 7 साल बाद बिजली बोर्ड घाटे में चले जाते हैं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां घाटे में चली जाती हैं, और उन्हें बेल आउट देना पड़ता है। तो ये सवाल मेरा भी अंशुमान जी, मतलब पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन, सेगमेंटेड प्राइवेटाइजेशन कई जगहों पे हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, यूपी में अभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इतना बवाल हुआ। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी क्या बच रहा है कि सरकार को उसमें अलग से कैपिटल पुश करना पड़ रहा है? क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन पावर सेक्टर में हुआ वो लिमिटेड है। बहुत ज्यादा राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कुछ शहरों में प्राइवेटाइज हुई हैं। Exactly. लेकिन उसके तो बाद मतलब पूरे राज्य का नहीं जिम्मा दिया गया, उसमें भी सेगमेंटेड उनको, एक दो शहरों का हुआ। तो जैसे आप दिल्ली से देखें तो दिल्ली में आपको दिखता है, लेकिन क्या है कि बिजली दरें तय करने का जो पूरा ढांचा है वो ढांचा पारदर्शी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इनएफिशिएंट है, और उसमें पीछे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास इतने ज्यादा घाटे हैं कि उन्हें कंसिस्टेंटली ज्यादा ब्याज पे करना पड़ता है, और उन्हें उधार बिजली खरीदनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ बिजली क्षेत्रों के जो सुधारों का पूरा सीक्वेंसिंग है ना, जिस पर हमने एक बार चर्चा भी की थी, सीक्वेंसिंग बहुत अजीब है। कोयला पार्शियली लिबरलाइज है, नेशनलाइज है। अभी हमने कोल के क्षेत्र में बहुत लिमिटेड लिबरलाइजेशन देखा है। कोयले पर देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कह लीजिए, कोल इंडिया का पूरा कब्जा, वही प्राइस तय करती है, वही डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब उसके आगे आप आइए तो प्रोडक्शन में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। बिजली के प्रोड्यूसर्स प्राइवेटाइज हैं। भारत में बिजली सरकारी कंपनियां भी बनाती हैं, प्राइवेट कंपनियां भी बनाती हैं। बिजली की जो बिक्री है वो भी प्राइवेटाइज है, क्योंकि उसमें एक एक्सचेंज भी लगा हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब हम आगे आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में सरकार सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब ग्रिड जो है वो सरकार की है, उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। जो पावर प्लांट से और फीडर तक बिजली आती है वो पूरी तरह गवर्नमेंट मोनोपोली, पूरे सरकार की है, बाकी कंज्यूमर तक ले आने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों की। फिर उसके बाद कंज्यूमर तक जब हम लेके आते हैं तब हम वहां मिक्स बैग देखते हैं। हम वहां देखते हैं कि सरकारी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन बने हुए, बिजली वितरण निगम बने हुए, और उन्हीं बीच में उनका एक छोटा सा हिस्सा किसी निजी कंपनी को दे दिया गया किसी शहर में बिजली बांटने का। ये जो पूरा हफजर्ड पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, क्या इससे ये संभलेगा? एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो $3 ट्रिलियन या $41 बिलियन के आसपास, 3 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का ये जो पूरा बजट है, ये क्या बिजली कंपनियों के घाटे खत्म करने में जाएगा? क्या सरकार ये 60,000 करोड़ रुपए अपने खाते से सिर्फ बिजली कंपनियों के जो घाटे हैं, जो कर्ज है उनके ऊपर, उसे पाटने में लगाएगी, या इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क मॉडर्नाइज किया जाएगा? अभी भारत में इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं वही मॉडर्नाइज नहीं हुए। तब ओवरहेड वायरिंग है, अभी आपको अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने हैं, शहरों में बिजली के वितरण का पूरा ढांचा बदलना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाना है। क्या उसमें निवेश होगा? इसके जो कॉन्टूर्स हैं, इसके जो डिटेल्स हैं, वो हमको शायद बजट में सामने आएंगे। लेकिन अगर सरकार डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म शुरू कर रही है बिजली क्षेत्र में इस बजट से, तो ये शायद एक महत्वपूर्ण सुधार होगा, जो कि अगले 2-3 साल में हमें इसके नतीजे हमारे सामने आएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी शामिल करती है तो ठीक है, वरना ये गंगा एक्शन प्लान की तरह ना हो जाए कि साइफनिंग मनी डाउन द ड्रेन टाइप का। इसका खतरा है सिद्धांत, क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है कि बिजली रिफॉर्म्स के नाम पर हमने सिर्फ बिजली वितरण कंपनियों को सरकारें अपने दबाव में मनमानी कीमतें तय कराती हैं, वो कंज्यूमर से ज्यादा पैसा लेते हैं, बिजली की चोरी है, बहुत सारी बिजली फ्री बांटी जाती है, और उसके बाद उनके जो घाटे बढ़ते जाते हैं उसे सरकारें बिजली रिफॉर्म के नाम पर बजट से पैसा देकर खत्म करती जाती है। यही बिजली रिफॉर्म की परिस्थिति हमने देखी है। तो जो मिसिंग पीसेस हैं, जो ऐसे पीसेस हैं बिजली रिफॉर्म के, जिन्हें अब जोड़ने की जरूरत है और प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है, उस दिशा में बढ़ने की बात होगी। और ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, या ये वो नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म है, जिसका हम इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, और जिसके जरिए हम भारत में बिजली की कीमत कम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक भारत में बिजली की दरें कम नहीं होंगी, तब तक इंडस्ट्री प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होगी। हम दुनिया में सबसे महंगी बिजली बेचने वाला देश हैं। हमारे बिजली की दरें दुनिया में सबसे ज्यादा है। और आप इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, इंडस्ट्री में बिजली का कंजम्पशन घट गया, क्योंकि उद्योग बंद हो गए, बिजली वितरण कंपनियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और सरकार को उन्हें बेल आउट करने के लिए पैसा देना पड़ा। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर प्राइस बढ़ा दिया, और इसलिए कई सारे राज्यों में लॉकडाउन के बाद बिजली दरें बढ़ाई गई। तो ये जो दुष्चक्र है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली भी पैदा करते हैं, हमारे पास कोयले का भंडार भी बड़ा है, हमारे पास ग्रिड भी सबसे ज्यादा बड़ी है, हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा है, और उसके बाद भी हम सबसे महंगी बिजली बेचते हैं। ये असंगति दूर होने की जरूरत है, और क्या इस सुधार से ऐसा हो पाएगा, ये हमें बजट के बाद समझना आएगा। जाहिर सी बात है। अब
तीसरी खबर जो है वो इस देश के सबसे बड़े हिस्से से जुड़ी हुई है, और मतलब इसको खबर भी कहा जाए कि क्या कहा जाए। और सरकारों की जब आर्थिक नीतियां आती हैं, जब बजट आते हैं, तो एक एक तबके की बात लगभग नदारद होती है अंशुमान जी। वो देश है इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसकी कहीं गिनती नहीं है, जिसका कहीं लेखा जोखा नहीं है, जो आज काम पर आया तो नहीं आया, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। एक बड़ा हिस्सा देश में ऐसा है, और जो मतलब एक बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ग भी है। तो और उसके बारे में एक रिपोर्ट बताती है कि हर पांचवा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति आज काम से बाहर है। सबसे बड़ा डैमेज जिस चीज पर हुआ और जिस पर हमने लगातार पिछले पूरे साल चर्चा की रजनीटाप पर, और इससे पहले भी चर्चा की, वो ये था कि सबसे ज्यादा जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर देश में 85% है, बल्कि 85-86% है। फॉर्मल सेक्टर या संगठित उद्योग तो बहुत छोटे हैं। और मुश्किल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो पिरामिड का बेस है ना, वहां सरकार की कोई पहुंच ही नहीं है। सरकार उन्हें कोई सीधी मदद ही नहीं पहुंचा सकती। तो ओवरलुक्ड है सब। इसलिए इसलिए जो भी हमारे पास आंकड़े जीडीपी के आते हैं उनमें उन पे हमें भरोसा इसलिए नहीं होता। जो जीडीपी का आंकड़ा आया और उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ये आंकड़ा तो पूरी तरह से बड़ी कंपनियों के मुनाफे और बिक्री पर आधारित था। पर जो इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसमें जो लॉकडाउन से बंदी हुई, जैसे 40-50% रेस्टोरेंट बंद हो गए, बहुत सारी सर्विसेज इंडस्ट्री की छोटी शॉप्स बंद हो गई, उनका जो जॉब लॉस है या उनका जो प्रोडक्शन लॉस है वो जीडीपी में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए इस बजट से और इस परिस्थिति में, इस बजट से जो हमें सबसे बड़ी उम्मीद या सबसे बड़ी अपेक्षा रखनी चाहिए कि क्या अब जबकि हम इतनी भयानक मंदी में है, सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर अपनी उंगली रखने की कोशिश करेगी, या उसकी उंगलियां सिर्फ उस 15%, 20% संगठित उद्योगों तक ही सीमित रहेंगी, उनको रियायत देने, उन्हें प्रोत्साहित करने तक रहेंगी। अगर हमें मानते हैं कि हम असंगठित क्षेत्र का देश हैं, अगर हमें मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रेड का है, 35-36% हिस्सा ट्रेड का है, रिटेल ट्रेड का है, अगर हमें मानते हैं कि छोटे उद्योग और माइक्रो इंडस्ट्रीज भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं, तो उनकी जो बीमारी है, उनकी जो समस्या है, उनकी दिक्कतें हैं, उनके लिए नई सूझ क्यों नहीं आती, उन्हें कैसे मदद दी जाए। सरकार ने जो भी इसी जीसी स्कीम, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम आत्मनिर्भर पैकेज में लॉन्च की, वो कितनी कंपनियों के लिए थी? बमुश्किल 15 या 20% कंपनियों के लिए। पर भारत में सबसे बड़ा हिस्सा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों का है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्हें कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने कोई छोटा काम शुरू कर दिया, उनके लिए क्या होगा। और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हमें इनफॉर्मल सेक्टर से में लॉकडाउन के दौरान आई तबाही बताती है, और उसका सीधा रिश्ता उन लोगों से है, वो लोग जो माइग्रेंट लेबर थे, जो उस दौरान हमें बड़े शहरों को छोड़कर जाते दिखे। और हमारे खर्चा पानी से इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगारों का बहुत बड़ा हिस्सा, और भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। और अगर ये रिवाइव नहीं हुआ तो ना जीडीपी रिवाइव होगा, ना सरकारों के पास इतनी सुविधा होगी कि हमको टैक्स में रियायत दे सके, और ना आमतौर पर लोगों की आय कमाई में बढ़ोतरी होगी। क्या इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बजट कुछ करेगा अलग से, या कुछ नई सूझ लेकर आएगा, या हम वही बात कहते रहेंगे कि हम बैंकों से कहते रहेंगे कि उनको लोन दे दीजिए जाके, लेकिन उनकी तो हैसियत ही नहीं लोन लेने की। जो एक दुकान खोले बैठा हुआ है, उसे कौन सा बैंक किस लेवल पे लोन देगा, वो देगा क्या? हम ये जो छोटी मुद्रा स्कीमें और 1000, 15, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की स्कीमों से बाहर निकलकर बजट कुछ नई सूझ लेकर आएगा कि भारत के इनफॉर्मल सेक्टर का जो इंजन बंद हो गया उसे कैसे शुरू किया जाए? ये महत्वपूर्ण है इस बार बजट में देखने के लिए। तो ये था आज का खर्चा पानी। बने रहिएगा हमारे साथ, हम बजट पेश करेंगे। बजट तो सरकार पेश करेगी, हम उस पर इंसाइट्स लेकर आएंगे, उस पर कई चीजें लेकर आएंगे। खर्चा पानी को क्लोजली वॉच करते रहिएगा, तो आपको इकोनॉमी की थोड़ी बहुत जो चीजें मिस हो जाती हैं हमारी निगाह से, हम उसको समझेंगे साथ में। और कमेंट बॉक्स चलते चलते ये भी जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने अपनी एक ताजी रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने ये संकेत दिया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, वो भी क्रिप्टो करेंसी पर विचार कर रहा है। ये वही रिजर्व बैंक है जिसने 2 साल पहले भारत में क्रिप्टो करेंसी के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब वो पर्चा, ये जो नया पर्चा आया है, जो नई रिपोर्ट आई है, ये बता रही है कि सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी की भी बात होगी, क्रिप्टो करेंसी की भी बात होगी, और भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स नाम से एक नई व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे आरबीआई ये बार बार बताएगा कि सेंट्रलाइज किया जाएगा सब कुछ को। हाँ, कितना डिजिटल सिस्टम डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये भारत में डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। हमें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक की इस नीति के बारे में हमें बजट में भी कुछ संकेत मिलेंगे। जाहिर सी बात है। तो देखते रहिएगा लल्लन टॉप, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सुझाव और शिकायत और सवाल सब कुछ का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।